जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक शिक्षा से रिलेटेड एक बहुत ही खास कार्यक्रम जिसमें हम उच्च शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं। आज इसी क्रम में हम एमआर ग्लोबल स्कूल और चंदी मेन रोड संजय नगर एक्सटेंशन बवाना में हैं और हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उसमें बच्चे भी हैं और हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उसमें इस स्कूल के कर्ता धर्ता और प्रिंसिपल के साथ साथ वो लोग हैं जो कि बच्चों के सपने को पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आज के पैनल से मैं मिलवाता हूँ। सबसे पहले मिस्टर रवि सहरावत जी हैं जो यहाँ के चेयरपर्सन हैं, रुचिका राणा जी हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं और साथ ही डॉक्टर श्री किशन हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। अब मैं आपके जाने पहचाने कुछ टीचरों का नाम लूँगा। हिमांशी कुकरेजा जी हैं, अनीता मान जी हैं, महिमा शर्मा गर्ग जी हैं, ललिता शर्मा जी हैं तथा अभिलाषा दुबे जी मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। तो अब सबसे पहले मैं रवि सहरावत जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना कुछ आशीर्वचन आपको दें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए करवाते रहते हैं जिसमें आपको करियर के लिए ऑप्शंस पता लगे या आपको फ्यूचर के लिए कुछ जो डाउट्स दिमाग में आते हैं वो टाइम टू टाइम हम सॉल्व कर सकें। वैसे ही आज हम एक प्रोग्राम के साथ आए हैं और जैसे तरह तरह के पैनलिस्ट हमारे साथ पहले भी आते रहे हैं, तो आज भी हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हमारी टीम में हमारे पैनल में रहेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मैं आप लोगों से ये आशा रखता हूं कि आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी डर के अपने क्वेश्चन सामने रखें ताकि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। आपके अपने स्कूल का जो उद्देश्य है वो है अवेकनिंग माइंड एंड सोल। तो हमारा मतलब स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देना नहीं है, आपका सोल, आपका माइंड दोनों को अवेकन करना है जिससे कि आप लोग ना ही सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट बन सके बल्कि एक अच्छे इंसान भी बन सके और अपने देश के लिए गौरव का एक कारण बन सके। रुचिका जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने वक्तव्य में कुछ और बताएं। सपने वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हम क्या सीख रहे हैं या रोज़ हम क्या सीख रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि उस सीख को हम कब तक अपने सपनों तक पहुंचा पाते हैं। तो एंड रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है, हमारी जर्नी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी जर्नी तक पहुंचना और उस जर्नी के थ्रू हम रोज़ रोज़ क्या सीख कर जा रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़ हम सीख रहे हैं वो हमारे करियर में क्या हेल्प कर रही हैं और आगे जाकर हमें वो कितना बड़ा इंसान बना रही है, हम अपनी सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। और इस सोसाइटी से जितना हम ले रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी से ले रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, तो उनको हम वापस इन रिटर्न कितना % दे पाते हैं। पूरा तो कभी नहीं दे पाएंगे, हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए किया है पूरा हम कभी नहीं कर पाएंगे, बट आई अश्योर यू कुछ % भी अगर हम उसमें से कुछ दे पाए तो शायद एक कंट्रीब्यूशन होगा इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए और सबसे बड़ा अपने आप के लिए। हिमांशी कुकरेजा जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे कुछ वक्तव्य दें। आज हम जिस करियर काउंसलिंग सेशन के लिए यहाँ गैदर हुए हैं and we have come here with lots of confusions in our mind। और सबसे बड़ा confusion जो English language को लेकर आता है, being the language expert, वो सबसे बड़ा problem हम ये face करते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है उस language को understand करना। तो सबसे पहली चीज़ हमें इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करना छोड़ना होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ना कि एज अ सब्जेक्ट लर्न करने के लिए। तो जिस दिन हम ये समझेंगे कि जो भी लैंग्वेज हम स्कूल में सीख रहे हैं, बी इट इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ जो है वो हम कम्युनिकेशन पर्पसेस से करते हैं।
और उसी बेसिस पे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं आगे की जॉब वैकेंसीज़ में, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हमारे कम्युनिकेशंस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम आगे जाके जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टूरिज़्म में हो, आप मीडिया लाइन में जा सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, चाहे इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज। आप स्क्रीन राइटिंग में जा सकते हो। आज के टाइम पे ब्लॉगिंग बहुत एक ट्रेंड में चल रहा एक प्रोफेशन है, जिसमें हम देखते हैं ट्रैवल करके बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं हम तक अपने रिव्यूज़, फीडबैक शेयर करते हैं। या हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग रेस्टोरेंट्स में लोग जाके खाना खाते हैं और उनके रिव्यूज़ के थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ का खाना कैसा है। तो बहुत से अलग अलग प्रोफेशंस हैं आज के टाइम पे। टीचिंग, जो हम एक सोचते हैं कि लैंग्वेज सीखना मतलब है आगे जाके सिर्फ टीचिंग फील्ड में जाना, वो आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनमें अगर हम जाएं तो हमारा स्कोप जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करो कि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका स्किल स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से अपने करियर में यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे एक लैंग्वेज एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, अनीता मान जी। आइए उनके विचार जानते हैं। वैसे तो हिंदी सुनते ही सबको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आपकी रुचि है अपने हिंदी विषय में, तो इस क्षेत्र में भी आप आगे जा सकते हैं। बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप आगे आवेदन करेंगे, आपको उच्च स्तर पे भी नौकरियां इसमें मिलती हैं। आप अनेक मंत्रालय भी हैं जिसमें ट्रांसलेटर के रूप में भी जो है नियुक्ति की जाती है। आप मीडिया, अगर किसी का रुचि है मीडिया में, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। पत्रकारिता, ठीक है, आप पत्रकार बन सकते हैं, न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका की रुचि अगर हिंदी में है तो आप बहुत पिछड़े हुए हो। हमारी सरकार भी इस क्षेत्र में जब इतने कार्य कर रही है, ठीक है, प्रोग्राम कर रही है, प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही है, वो इसीलिए ताकि हमारे छात्रों को भी पता चले, आप सबको पता चले कि इस क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर टीवी सीरियल्स आप देख रहे हो, ये सब क्या होता है, हिंदी में होता है मोस्टली आपका, ठीक है। तो स्क्रीन राइटिंग आप कर सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर हिंदी में मेरी रुचि है तो मैं हिंदी में आगे जा ही नहीं सकती। तो इस भ्रांति को तोड़ना होगा हमें। बहुत सारी फील्ड है। आप यूपीएससी अगर करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य अगर आपकी रुचि है तो उससे भी आप यूपीएससी भी कर सकते हो। मैं महिमा शर्मा गर्ग जी से कहता हूँ कि वो बायोलॉजी के बारे में या उससे रिलेटेड फील्ड के बारे में कुछ ज्ञान दें। साइंस लिया स्टूडेंट्स ने तो बस या तो जो स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे। ये एक मिथ है कि बस इनके अलावा कोई और स्ट्रीम ही नहीं है हमारे पास, कि साइंस और मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में दैट इज़ डॉक्टर एंड इंजीनियर के अलावा। लेकिन नाउअडेज अगर हम देखें, बहुत सारे और ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास। अगर हम बायोलॉजी की फील्ड में ही बोले एज अ एक्सपर्ट, तो वी कैन से दैट कि बायोलॉजी एक खुद ही इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आगे फर्दर इतनी सारी डायमेंशंस हैं। अगर हम नॉर्मली स्टार्ट करें, विल स्टार्ट विद द डॉक्टर फर्स्ट, क्योंकि आजकल सबको रहता है कि एमबीबीएस का है। सो एमबीबीएस में भी आप लाइक एक नॉर्मल पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं एंड आगे फिजिशियंस और सर्जन्स में आ सकते हैं एंड और भी बहुत सारी हैं। एंड नेक्स्ट इज जो डॉक्टर के बाद जो साइड बाय साइड डॉक्टर के साथ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ नर्सिंग। नर्सेज जो हैं, अगर हम देखते हैं डॉक्टर्स जो है डायग्नोस करते हैं डिजीजेज, दे विल गिव द मेडिसिन वगैरह, बट
अगर आप देखो अंडर द ऑब्जर्वेशन अगर हॉस्पिटल्स में हैं तो नर्सेज का भी वही मेन एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो वी कैन गो फॉर दी नर्सिंग ऑल्सो। जैसे पुराने टाइम में जिनको हम दाई वगैरह बोलते थे, मिडवाइफ्स, तो उनके भी कोर्सेज होते थे, सो दैट विलेज एरिया में प्रॉपर डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं होती थी, मेडिकल कैंप्स वगैरह होते थे, तो वहाँ पर दे गेट कि कुछ फ्यू ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी कि अगर कुछ ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ हो गई है तो वो इमिडिएट एक जो है ट्रीटमेंट दे सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फार्मेसी में भी जा सकते हैं, एज यू नो दैट जैसे केमिस्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट के वेरियस केमिकल्स, जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स बन रहे हैं वो कैसे बने, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, तो वी कैन गो इन दैट फील्ड ऑल्सो। अब बारी एक मैथ्स टीचर की है। ललिता शर्मा जी हमारे साथ बैठी हैं, कृपया आगे इसके बारे में बताएं। जब हम 12th के बाद मैथ्स और साइंस की बात करते हैं, पहला ऑप्शन मैथ्स में जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो होता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बन करना है तो मैथ्स लेना है, PCA जिसे हम बोलते हैं मैथ्स। इंजीनियरिंग के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट, प्रोफेसर्स, टीचर्स, देयर आर सो मैनी फील्ड्स जहाँ मैथ्स का यूज़ होता है। दीज आर द कॉमन वन, ये बहुत कॉमन है जो आप घर पे भी सुनते हैं, फ्रेंड्स से भी सुनते हैं, अपने टीचर्स से भी सुनते हैं कि आप अगर मैथ्स लेंगे तो एक चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। बट इनके अलावा भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल आप वेदर रिपोर्ट देखते हैं, कभी आपने सोचा है वो वेदर रिपोर्ट आपके घर तक आती कैसे है? उसके लिए भी मैथ्स, हर जगह मैथ्स है, वहाँ भी सारे स्टैट्स को देखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद एक अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालाइज करना भी एक मैथ्स का ही स्कोप है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं मैथ्स में? आजकल लैंग्वेज प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनके लिए भी मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स के साथ हम डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी में एंड नेवी में भी बहुत सारा स्कोप है मैथ्स के अंदर। मैथ्स को लेके स्टार्टिंग स्टेज में जो होता है बच्चों को होता है बहुत ज़्यादा फोबिया। मैथ्स को वो हवा बना लेते हैं, वो अपने आसपास देखते ही नहीं हैं, सोचते नहीं हैं और समझते नहीं हैं कि मैथ्स वो अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ है, प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस आपने डील करना है तो उसके लिए आप मैथ्स देखेंगे। हमारे साथ एक और हमारे साथ पैनलिस्ट बैठी हैं, अभिलाषा दुबे जी, जो आपको सोशल साइंस पढ़ाती हैं। सोशल साइंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ इसके अंदर समाहित है। तो अभिलाषा जी प्लीज़ बताएं। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है मेरे बच्चों कि हम कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करें एंड क्या क्राइटेरिया फिक्स करें। सो सोशल साइंस को लेने से पहले ही हम बहुत ज़्यादा ये एनालाइज कर लेते हैं कि नहीं ये हम क्या कर सकते हैं सोशल साइंस को लेके, राइट? क्योंकि साइंस लिया तो बहुत अच्छी बात है और मैथ्स लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोशल साइंस लिया है तो शायद इतना नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है, सोशल साइंस लेने के बाद भी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हो। जैसे कि आप मास मीडिया में जा सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, लॉ की स्टडी कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो, राइट? और इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत होती है हमारी, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हमें ज़रूर चूज़ करना चाहिए। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, ये पूछते हैं कि मैम क्या सोशल साइंस लेके हम IPS ऑफिसर बन सकते हैं? आज ही कुछ बच्चों ने पूछा मुझसे कि मैम क्या IPS बनने के लिए हमें सोशल साइंस लेना होगा, IAS बनने के लिए हमें सोशल साइंस लेने की ज़रूरत है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप IPS IAS बन सकते हैं। आप UPSC को क्लियर कर सकते हैं जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, जो कि है नहीं एक्चुअली में। जिस दिन आपने मेहनत करने की सोच ली, शुरुआत कर दी, जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ही सबसे बड़ा हमारे लिए मुश्किल वाली चीज़ होती है। उसके बाद तो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो जो पहला स्टेप आपने ले लिया,
जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, आप उसी सब्जेक्ट से आप आगे बढ़िए। आप अपना ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के लिए भी जा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप यूपीएससी के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर श्री किशन जी से कि वो आगे हमारे प्लान और किस तरह से ये प्रोग्राम बन रहा है उसके बारे में बात करें। हमारे सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी बातें रखी, बट कहीं ना कहीं वो एक हमारा वन वे होता है। जब तक कि हम आपकी भावनाओं को ना समझें या आपके अंदर कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं उनको हम ना सुने, तब तक इस तरीके का प्रोग्राम कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नहीं हो पाता। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि सभी की बातें आप लोग सुन चुके हैं, तो अपने मन में क्वेश्चन ज़रूर बना के रखें और क्वेश्चन पूछे भी ज़रूर। अगर मैं इस प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट में क्लिप्स में बताना चाहूँ, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म ऑफ हायर एजुकेशंस, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज, इनके बारे में आप अभी तक कितना समझ पाए हैं या कितना आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है। सर ने भी जैसे बताया कि प्रोग्राम्स रेगुलरली आप लोगों के स्कूल में होते रहते हैं, आप लोगों को अवेयर किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि आप लोग अपना एक अच्छा कैरियर गोल सेट कर सको। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग इनको सेट कैसे करें। सेट करने का भी एक क्राइटेरिया है कि आपने अपना डिसीजन जो बनाया वो किस बिहाफ पे बनाया, कौन कौन से एरियाज़ थे जो आप लोगों ने चेकआउट किए, क्रॉस चेक किया कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप अपना बेटर कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं। तो जो एज ग्रुप हमारा है उस एज ग्रुप में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लैग कर जाते हैं और हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। वहाँ पे प्रोफेशनल गाइडेंस की नीड ज़रूरी है, अपने टीचर्स की गाइडेंस की नीड ज़रूरी है, पेरेंट्स के साथ हेल्दी टॉक करना ज़रूरी है, ताकि आप जो अपनी ताकत लगाना चाहते हो वो ताकत आप अपनी ठीक डायरेक्शन में लगा पाओ। एक पैनल के दौरान मेरे सामने क्वेश्चन आया और बड़ा दिल से क्वेश्चन था उस बच्चे का, और वो भाव नज़र आ रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज है या वो बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा है, अनकम्फर्ट फील कर रहा है। और उसका ये था कि ऐसा पेरेंट्स क्यों करते हैं कि हम कुछ और करना चाहते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ये करो। और उसकी फीलिंग्स, उसके भाव, उसके वर्ड्स, वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे थे कि इसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। देखिए, समय रहते अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बातें नहीं रखेंगे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताएंगे, तो जो भी उनके मन में है, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो वो एक सपना सब देखते हैं और उनके पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं बताने के लिए कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप आईएएस आईपीएस बन जाओ। बट उनके नीचे जो ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस के बारे में वो नहीं जानते कि नीचे भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि स्कूल को मैनेज करने के लिए क्या एक प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट काफ़ी है, क्या एक सिंगल सब्जेक्ट टीचर की रिक्वायरमेंट काफ़ी है, क्या कोई इलेक्ट्रीशियन स्कूल चला सकता है, क्या कोई गार्डनर कोई स्कूल चला सकता है। सो अगर आप देखना चाहेंगे तो आप अपनी सराउंडिंग में ही इतने सारे कैरियर ऑप्शन देख पाएंगे। जो आज के दिन हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल एजुकेशन की जहां बात हो रही है, वो स्किल एजुकेशन आप लोगों की डेवलप होगी तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये तो आप मानते ही हैं कि कंपटीशन टफ है हायर पोजीशंस के लिए, लिमिटेड सीट्स हैं, नंबर ऑफ यूथ बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 60-66% यूथ है और सभी ने फाइट करनी है, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। तो उस ट्रैफिक जंक्शन पे, हैवी ट्रैफिक जो है, उस पे आप लोगों को कहीं ना कहीं फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है।
तो हम ये विश नहीं करते कि आप फेलियर होंगे, बट हम सच को झुटला भी नहीं सकते। हम ये चीज़ें ध्यान में रखें कि जो आप अपना एक डिसीजन बना रहे हो, उस डिसीजन के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि आपने ये डिसीजन क्यों बनाया। अभी आप जिस क्लास से, जिस एज ग्रुप से, टीनेज से गुजर रहे हैं, वहाँ पे बहुत इजीली आप अपना कोई एरिया चूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने पीयर ग्रुप से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे। पेरेंट्स का भी प्रेशर होगा, सोसाइटी का भी होगा, जो पेरेंट्स के द्वारा कन्वर्ट किया गया होगा, रिलेटिव्स का भी होगा। सो उन सब चीज़ों को आप सुनिए, ज़रूर सुनिए, लेकिन अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं हमेशा एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्कूल्स में कि आफ्टर 10th एटलीस्ट एक काउंसलर्स की टीम से या आप किसी से भी एक कनेक्टिविटी करके साइकोमेट्रिक टेस्ट ज़रूर कराएं जो बच्चे कराना चाहते हैं। वो आपकी चॉइस है कि वो उसका आप सिस्टम कैसा रखना चाहते हैं, बट उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चों का एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा कि इस एरिया में आप अच्छा कर सकते हो। तो चॉइस आपकी है कि फिर उसके बाद आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, लेकिन अगर हमें वो एरिया क्लियर हो जाए कि हमारा ये एरिया है और इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा कर सकती हूँ, तो वो आप लोगों के लिए फार बेटर होगा। तो ये डिसीजन आप लोग उसी के बिहाफ पे लें, क्योंकि हम लोग, अगर मैं ये कहता हूँ कि उस टेस्ट में क्या है, वो कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, वो आपका एक IQ टेस्ट है। एक क्वेश्चन को मैंने 10 तरीके से अलग अलग पूछ लिया आपसे, और उस 10 तरीके से पूछे हुए क्वेश्चन में आपके आंसर भी 10 तरीके से अलग अलग बदल रहे हैं, तो इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और आप उस क्वेश्चन को जितना भी घुमा फिरा के पूछो और आपका आंसर एक ही आता है, तो इट मीन्स आपका रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाता है कि आप इसमें बेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है एग्जामिनेशन का कि उसको आप करें, और उसके बिहाफ पे अगर आप अपना एरिया क्लियर करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और ये चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी होगी, ये आप लोगों से कोई नहीं करवा सकता जब तक आप सेल्फ कमांडेड नहीं बनेंगे कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कोई देख रहा है तो मैं ना करूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं करता रहूं। सो डिपेंड करता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने साथ। फाइनली बुरा किसका हो रहा है? अगर कुछ भी एक्सेस होता है तो बुरा आपका हो रहा है। तो आप इस तरीके से ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जब आप कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो जिससे आपका कैरियर नहीं बन रहा, आप इंजॉय कर रहे हो खाली, तो आपको कोई भी नोक करेगा या आपको कोई टोकेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका एग्रेशन लेवल हाई होगा, आप उस चीज़ पे रिजिड हो जाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि मैं जैसे ही टाइम मिले मैं तुरंत उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाऊं। तो वो सिचुएशन नहीं आने देनी, उस सिचुएशन से बचिए, ताकि आप लोग ऑनेस्टली कुछ कर रहे हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कुछ भी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के करिए, आप इंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको एक्सेस मत लेके जाइए। अपना इंटरेस्ट इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि सभी इंडिविजुअल का IQ एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है। कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, मेंटल चेंजेस हम लोगों को दिखाई नहीं देते। और एक क्लास में बच्चे की हाइट 5 फीट 6 इंच है, एक की 5'2" है, बट वो दोनों एक ही क्लास में बैठे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि दोनों का IQ सेम हो, दोनों का IQ भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो फिजिकली हमें दिख जाती हैं वो चीज़ें तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये हुआ, लेकिन जो मेंटली है, आपने कोई गलती की, आप किसी तरीके से पकड़ में आ गए, तो आपसे सॉरी, मैंने गलती की, मैं दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो पकड़ में नहीं आई तो फ्रीक्वेंटली आप उस चीज़ को कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। क्लास में किसी को बुली करना है, टीज़ करना है, स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करना है, अगर आप नोटिस में आ गए तो सॉरी, गलती से हो गया, लेकिन नहीं आए तो आप उसको ग्रेजुअली इंजॉय कर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके बिहेवियरल इश्यूज़ भी नहीं होने चाहिए, और अपने कैरियर के प्रति आप लोगों की
श्योरिटी होनी चाहिए कि आप किस फील्ड में जाएं और किस तरीके से अपना कैरियर बिल्ड करें। तो जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन किसी भी टाइप के, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपका साइकोलॉजिकली कोई माइंड में आपकी कोई बात चल रही हो, किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पैनल में पूछें। और अगर आप यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ पाए तो कहीं ना कहीं अपनी जिज्ञासा को दबा के, जैसे क्लासरूम में आप लोग कोशिश करते हैं, देखते आए हैं कि कुछ चंद बच्चे ही होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप सभी क्वेश्चन पूछें तो इतने मल्टीपल माइंड क्लास में होते हैं, सभी के कॉन्सेप्ट क्लासरूम में ही ख़त्म हो जाएंगे। एक टीचर ने 1 पेज 2 पेज अगर क्लास में पढ़ाया और 2 पेजेस में से अगर मैं कहूँ कि 40 बच्चे बैठे हैं क्लास में और सबने सिंगल लाइन भी पकड़ ली और उसी में से ही 1 2 3 4 क्वेश्चन बना दिए, ट्रू फॉल्स बना दिए, फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, आपकी स्टेटमेंट बना दी, तो वो जो आप लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में आप लोग उसकी कितनी डेप्थ में नॉलेज ले चुके हो और वो जो मेमोरी है वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट, इस तरीके की पेडागोजी, मैथोलॉजी आप क्लास में ज़रूर शुरू कराएं। इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ें, एक्स्ट्रा बर्डन ना लें। रीडिंग टारगेट नहीं है, टारगेट है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं है। रीडिंग मीन्स रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। आपका फ्लो है, आपने बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ दी, 1 पेज पढ़ दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता चला इस पेज में है क्या, सो उस रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि वो 1 पेज की बजाय आप 5 लाइन्स पढ़ें और 5 लाइन्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। आपकी उन 5 लाइन से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली बता सकें। तो मैं थोड़ा सा फोकस आप लोगों का एनईपी की तरफ भी डालना चाहूँगा, जो एनईपी में अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिससे आप किन किन तरीके से बेनिफिशियल फील कर पाएंगे। तो एक तो हम लोग अपने सब्जेक्ट चॉइस को अगर देखते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी स्ट्रीम के साथ में किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। वो आपका साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज़ का हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़ के साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट हो सकता है, तो वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि चॉइस जो आपकी है वो आप एक्सपर्ट के साथ मिलके बनाएं, ताकि आप लोगों को मल्टीपल वेज पे ना जाना पड़े, एक ही वे पे रहें और उसमें आप अपने सारे गोल्स अचीव करें। दूसरा, हमारे पास हायर एजुकेशन की बात आती है कि हायर एजुकेशन में मल्टीपल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। आप लोग स्कूल से पास आउट होते हैं, रेगुलर कॉलेज होता है, डिस्टेंस एजुकेशन होती है, ऑनलाइन एजुकेशन होती है। किस तरीके की एजुकेशन हम लें जिससे हमारा फ़ायदा हो। देखिए, एजुकेशन किसी भी तरीके से लें वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, बशर्ते कि आपका एम क्या है, आपका कैरियर गोल क्या है, आपको टाइम की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप रेगुलर कॉलेज में जाते हो तो आपकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो रही है। अगर आप डिस्टेंस में जा रहे हो और आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, पैरेलली आपको लगता है कि मेरा मनी और टाइम दोनों सेव हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकूं, तो उसमें आप डिस्टेंस से स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन से स्टडी कर सकते हैं, जो आप लोगों का पैसा और समय दोनों बचाएगा। इसमें फ़ायदा ये है कि जहां आप रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ पे आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ आपकी एजुकेशन भी हो रही है, तो आपके बीच में गैप नहीं आएगा। दूसरा, जब आप ये स्किल एजुकेशन या वोकेशनल कोर्सेज इस दौरान कर चुके होंगे, तो रेगुलर जो बच्चा पढ़ के निकला है और जिसके पास स्किल एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा है, उस बच्चे की पॉसिबिलिटीज़ किसी भी इंडस्ट्री में बढ़ जाती है। वो कहीं भी रेडी टू वर्क होता है, काम करने के लिए तैयार होता है या अपना कोई काम शुरू कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय यहीं पे विश्राम होता है। कल फिर हम इसके आगे क्या हुआ, इस स्कूल के बच्चों ने क्या कहा, टीचर्स ने क्या कहा, इन सब के बारे में बताएंगे। तो इंतज़ार करिए कल तक। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।